जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों का बहुत कॉल और मैसेज आता है कि सर क्या कोई बैच चल रहा है, तो आपको यह पहले यह सूचित कर दें कि हमारे जितने भी बैचेज़ हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हमारे संस्थान में समयानुसार चल रहा है। आप जब चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके हमारे किसी भी बैच में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों एक साथ चल रहे हैं और यूपी पीसीएस प्री 2024 इसका भी एडमिशन हो रहा है। यूपी पीसीएस मेंस 2023 के स्टडी मटेरियल और पत्र लेखन का आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम सब चल रहा है। ठीक है, एक सूचना देनी थी, ये बता दें। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से हम तैयारी कराते हैं, थोड़ा शॉर्ट में सुन लीजिएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो प्री में आपको 2 से 3 ग्रुप में जोड़ा जाता है, जिसमें आपको एक ग्रुप में पूरा क्रैश कोर्स रहता है, पूरा सिलेबस आपका रहता है, जिसमें आपको एंशिएंट की वीडियो, एग्जाम्पल के तौर पे एंशिएंट की वीडियो है, फिर उसकी पीडीएफ है, फिर केवल एंशिएंट का आपको टेस्ट मिलेगा लगभग 150 वर्ड का, 150 प्रश्नों का। उसी की तरीके से आपका मेडुअल हिस्ट्री, उसी के तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास का, भारत के भूगोल का, विश्व भूगोल का वीडियो, फिर पीडीएफ, फिर प्रॉपर उसी सब्जेक्ट का आपको 100 से 150 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज भी संलग्न है, जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं, आप कितने अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं, वह टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये जो आज आपका टेस्ट होगा, यह पूरा आधुनिक भारत इतिहास का टेस्ट है। जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए रामबाण होगा और हम आशा करते हैं कि उनका कोर्स ख़त्म हो गया है। जो बहुत पहले से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आर में अक्टूबर से जुड़े हुए हैं, वो तो तीसरी चौथी बार रिवीजन कर रहे होंगे। जो अभी 14 जुलाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग सिलेबस कवर कर चुके होंगे क्रैश कोर्स का, जैसा उनको टाइम टेबल दिया गया है। तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो आप लगभग ख़त्म कर चुके होंगे चीज़ें। अब आपको यह एक रामबाण के रूप में मिल रहा है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा, पीसीएस, तो आप हमारे इन दोनों नंबर 7905901018, दूसरा है हमारा 9453775039, इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके हमारे बैचों के बारे में व्हाट्सअप करके, कॉल मत करिएगा 9453 पे, आप व्हाट्सअप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत समय न बिताते हुए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सटन? तो आपके पास इतना समय है कि आप अपना ऑप्शन, या लाइव टेस्ट है, आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हम किसी का कमेंट नहीं देख पाएंगे। जब यह सेशन ख़त्म होगा तो आप अपना कितना प्रश्न आपने सही किया वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, जिससे और लड़के इस सेशन को ज्वाइन करने में उनकी भी इच्छा इसमें ज्वाइन करने की हो। ठीक है, कैसा सेशन रहा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दिख भी रहा है, ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। देख लेते हैं। आइए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और 1498 ईस्वी में केरल के राजा जमोरिन के दरबार में मसालों के व्यापार हेतु वास्को डी गामा आया था। एक प्रश्न यही बना था पिछले 2022 पीसीएस प्री में कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका किसने स्वागत किया था? ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें ये दिया था कि जमोरिन ने उनका स्वागत नहीं किया था, वही गलत था। तो राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद उन्हें खूब अधिक मात्रा में मसाले से उनकी जहाज़ भर देता है। फिर वास्को डी गामा जब वापस अपने देश में जाता है तो वहाँ उसको उस जितनी राशि में उसने लिया था उससे 60 गुना अधिक उसको फ़ायदा होता है। इसके बाद भी वास्को डी गामा भारत में आता है। अब बात करें पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली जो थे जो अल्बुकर्क है यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो पहला वायसराय था पुर्तगाली का वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। इनकी एक महत्वपूर्ण नीति थी, वह थी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये फैक्ट लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कई चीज़ें इन्होंने सुधार की थी।
1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीन लिया था। ठीक है, और यही ऐसे वायसराय थे जो यह कहते थे कि सभी पुर्तगाली भारत की महिलाओं से शादी करें और अपना साम्राज्य बसाएं। ठीक है, और क्या इनकी खासियत थी कि सर्वप्रथम इन्होंने सती प्रथा निषेध पर रोक लगाने वाले सबसे कौन थे पहले, यही थे, अल्बुकर्क जी थे। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं नीनो दु पुना वायसराय होते हैं पुर्तगाली। इनका किस लिए जाना जाता है कि इन्होंने जो कोची से अपना मुख्यालय कोची से कहाँ, गोवा स्थानांतरित कर दिया था। और पुर्तगाल के बारे में यह सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद 1961 तक यह रहते हैं, 1961 में जाते हैं। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यह सब जो है पुर्तगालियों की देन थी। इतनी फैक्ट हम आपको बता दिए, जो ना हो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। कलकत्ता नामक नगर का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव, जॉब चारनाक, बेलेजेली या विलियम बेटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कर चुके होंगे, ऑप्शन बी जॉब चारनाक। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जॉब चारनाक ने 1698 में सूतानाती, गोविंदपुर एवं कोलकाता को नामक गांव को खरीद कर जो नगर बसाया वही को हम क्या कहते हैं, कलकत्ता शहर। इन्हीं तीनों को मिलाकर बम्बई शहर भी कई बार पूछा जाता है, तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, गेराल्ड ओंगियार। तो ये चीज़ें दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री थी वह कहाँ स्थापित की गई है, आपके पास ऑप्शन है, देखकर आप बताइए, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, सूरत। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित की गई। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी तथा भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार की इसे अनुमति दी गई थी। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार बढ़ता है तथा 1608 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री, महत्वपूर्ण फैक्ट, तथा दक्षिण भारत में 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, यानी दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ, मसूलीपट्टनम में। और क्या महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है, नोट कर लीजिएगा। अगर कंपनियों के आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, तब अंग्रेज आते हैं, तब फ्रेंच आते हैं। लेकिन अगर कंपनी की स्थापना का क्रम कई बार एग्जाम में पूछा है तो उसमें थोड़ा बदलाव है। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, फिर अंग्रेज़ों ने 1600 में, ये आपने देख ही रहे हैं, 1600 में अपना कंपनी की स्थापना की। डचों ने 1602 में और फ्रांसीसी ने 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना दी। तो ये दोनों आप भूलिएगा मत, लिख लीजिएगा। हमने यहाँ आपसे चर्चा कर ली। प्रश्न एक है लेकिन हम उस पर एक्सप्लेनेशन लंबा कर रहे हैं, तो आपको 4-5 प्रश्न वहाँ से निकल कर आएंगे। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध या मैसूर का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की अगर बात करें आप तो यह 3 लोगों के मध्य लड़ी जाती है। एक तरफ अंग्रेजी सेना रहती है और एक तरफ 3 लोग, जिसमें कौन कौन रहता है आप देख लीजिएगा। बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा है तो एक तरफ अंग्रेजी सेना रहती है, एक तरफ मीर कासिम रहता है, अवध का नवाब सिराजुद्दौला रहता है और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से यह लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज विजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, और इसी सेना से हारने के बाद मीर कासिम जो है, जो बंगाल का शासक बना था, वह भाग जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद। और उसके बाद इसी के जस्ट बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियाँ होती हैं, जिसे हम इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध लगभग 20 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, 2 संधियाँ होती हैं, याद रखिए, मैं तेज़ी से बोल दे रहा हूँ। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, जिसमें वह पहली संधि में मुग़ल और अंग्रेज़ों के बीच संधि होती है, जिसमें क्या होता है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाती है। अवध के नवाब सिराजुद्दौला से कड़ा एवं इलाहाबाद जिला लेकर शाह आलम मुग़ल के शासक को दी जाती है। मुग़ल सम्राट को 26 लाख पेंशन प्रतिवर्ष देने का निर्णय ले लिया जाता है। दूसरी संधि जो होती है वह अंग्रेज अवध के साथ करते हैं, उस समय क्लाइव भी रहता है, तो अवध के नवाब और क्लाइव के बीच होता है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। और 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है इनके ऊपर, और फिर बाद में क्लाइव के द्वारा ही द्वेष शासन लगाया जाता है, जिसे
आगे चलकर वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। अब यही प्लासी का युद्ध भी है। तो प्लासी का युद्ध अगर आप देखेंगे तो सिराजुद्दौला से लड़ा गया। सिराजुद्दौला से और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा जाता है। अंग्रेज़ों के मना करने के बाद भी, सिराजुद्दौला के मना करने के बाद भी अंग्रेज़ किलों की घेराबंदी कर रहे थे। उससे नाराज़ होकर सिराजुद्दौला ने एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं, डेट भी याद रखिएगा, 20 जून 1756। यह डेट को सिराजुद्दौला ने एक कमरे में, छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंदी बनाया था, जिसमें 23 लोग ही जिंदा बचे थे, जिसमें हालवेल भी था। तो यह एक त्वरित कारण बन गया था, अंग्रेज़ नाराज़ हो गए थे। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला के कई विरोधी रहते हैं। जो इसका सेनापति मीर जाफ़र था वह अंग्रेज़ों के प्रति था। इसे क्लाइव का गधा भी कहते हैं मीर जाफ़र को। इन्होंने धोखा दिया, इनकी मौसी घसीटी बेगम से इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। एक बैंकर थे जगत सेठ, कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी इनके विरोधी थे। व्यापारी अमीन चंद भी इनके विरोधी थे। तो इन सब का इस युद्ध में काफ़ी प्रभाव पड़ा। केवल मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। और प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था बंगाल का, ठीक है। और मीर जाफ़र इतना खुश हो गया था तो अपनी सारी संपत्ति अंग्रेज़ों को देने लगा था। सब कुछ बेच, ये कहा जाता है कि उसने अपने शासन के सब कुछ बेच दिया था। फिर जब वो कंगाल हो गया तो अपने दामाद मीर कासिम को सत्ता दे देता है। फिर मीर कासिम एक अच्छा शासक माना जा सकता है, एक अच्छा नवाब, योग्य नवाब के बारे में जान सकते हैं उसे। फिर वो रहा, फिर उसने मुर्शिदाबाद से, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित की। भारतीय व्यापारियों को राहत दी, टैक्स कर लगाया। यही बात अंग्रेज़ों को खल गई। फिर अंग्रेज़ इसको सत्ता से हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बिठाते हैं। उसके बाद ये बक्सर का युद्ध होता है। तो इतने फैक्ट बता दिए, ज़्यादा बता रहा हूँ, अब कम करूँगा, लेकिन इतनी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिए। मैसूर का युद्ध आप जानते हैं, हैदर अली के और टीपू सुल्तान के और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। कर्नाटक का युद्ध 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, आगे का चर्चा कर लेंगे। इतनी फैक्ट पहले आप लिख लीजिए जो आपको नहीं आता है। 13 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में ने बंगाल में अंग्रेजी राज्य के महत्व को बढ़ाया, किंतु बंगाल में अभी कंपनी किंग मेकर की भूमिका में थी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध ने कंपनी को बंगाल में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि कर्नाटक के 3 किन विदेशी शक्तियों के बीच लड़ा गया? 3 नहीं, कि कर्नाटक का युद्ध किन विदेशी शक्तियों के बीच में लड़ा गया, प्रश्न यह होना चाहिए था। अब यहाँ आ गया, अब यही चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन एवं फ्रांस, ब्रिटेन एवं पुर्तगाल, फ्रांस एवं स्पेन, पुर्तगाल एवं फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ब्रिटेन और स्पेन और फ्रांस, ऑप्शन ए। कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नीतियों के कारण हुआ। यूरोप में भी दोनों देश एक दूसरे के शत्रु थे। अंततः वांडीवांस के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और कर्नाटक युद्ध से यूरोपीय शक्तियों की भारतीय मामलों में हस्तक्षेप की ठोस शुरुआत हो जाती है। अब अंग्रेज और फ्रांस के 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, यही तेज़ी से देख लेते हैं, जिसे हम एक ट्रिक से आप याद रखिएगा, ए पा पे, ठीक है। प्रथम जो युद्ध होता है वह 1746 से 48 के बीच होता है। ऑस्ट्रिया का अधिकार उस समय कारण बनता है इसका। जो युद्ध की समाप्ति में संधि होती है उसे ए ला सापेल संधि कहते हैं, याद रखिएगा। द्वितीय जो युद्ध होता है वह 1749 से 54 तक चलता है, 1754 तक, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी 2 अलग अलग गुट में बट जाते हैं, हैदराबाद और कर्नाटक के ग्रुप में, ठीक है। उसमें जो संधि होती है उसे पांडिचेरी की संधि कहते हैं। तृतीय जो होता है उसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तृतीय में पेरिस की संधि होती है और यहीं से फ्रांस की जो सत्ता है वह खत्म मानी जाती है, ठीक है। ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड एटली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक संगठन एवं प्रशासनिक संस्थाओं की नींव डालने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक पुलिस प्रणाली की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में इसी के द्वारा लागू की गई थी। इस प्रणाली को इस्तादारी तथा जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें इनसे है, किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अब यही चारों को देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो के समय में पहली मत जनगणना हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, 1899 से 1905 में थे। लॉर्ड आगे देखिए अब अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो महत्वपूर्ण बात है वह है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त था क्या? यह
भारत के भूभाग के 19% लिख लीजिएगा, 19% भूभाग पे लगाया गया था। एरिया कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास तथा अपने बनारस, यूपी के बनारस जिले तक भी यह थोड़ा सा आच्छादित रहा था। इसमें क्या था कि जो भूस्वामी थी, अंग्रेजों द्वारा उनसे कितना लगान वसूला जाता था? 10/11 वह अंग्रेजों को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तो यह थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण, यही तीनों कर तक तीन हैं, अस्थाई बंदोबस्त हो गया। एक थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत का मतलब ही होता है किसान, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो भारत के संपूर्ण भूभाग के कितने भाग पर? 51% भूभाग पर लागू की गई थी। और क्षेत्र कौन कौन से थे? तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, असम, ये सब क्षेत्रों पे हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरुआत कहाँ से हुई थी सर्वप्रथम? तो तमिलनाडु के 12 महल, नोट कर लीजिएगा, जल्दी ये फैक्ट मिलेगा नहीं। तो तमिलनाडु के 12 महल में शुरुआत में इसके जो अग्रणी थे वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। 51% भूभाग पर यह लागू हुआ था, किसानों द्वारा डायरेक्ट लिया जाने वाला कर। महालवाड़ी बंदोबस्त था। महाल मतलब होता है गांव। अब क्या होता, किसान ने अब गांव से लोग कर लेने लगते हैं। गांव का जो मुखिया होता था वही कर एकत्र करके अंग्रेजों को देता था। यह भारत के संपूर्ण भूभाग पर 30% भाग पर यह लागू हुआ था, जिसमें आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब जैसे क्षेत्रों में यह लागू हुआ था। तो बात एक की थी, हमने तीनों बता दिया, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त चर्चा हो चुकी है। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी सिविल सेवा या विलियम बेटिंग सती प्रथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डलहौजी सिविल सेवा का नहीं था, अभी हमने देखा, लॉर्ड कार्नवालिस माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। डलहौजी को भारत में रेल, डाक, तार प्रणाली का प्रारंभकर्ता माना जाता है। डलहौजी के समय काफ़ी विकास हुआ था भारत का। इसी डलहौजी के शासनकाल में उच्च शिक्षा हेतु वुड डिस्पैच, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1854 वुड डिस्पैच पारित हुआ, जिसके आधार पर आगे चलकर 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, ठीक है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लाई थी, ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर इन सब के अंतर्गत आया था। विलियम बेटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय से मिलकर सती प्रथा निषेध पर कार्य किया था। और डलहौजी की बात करें तो व्यक्त का सिद्धांत इनका बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवध पर कुशासन लगाया इन्होंने, तो व्यक्त सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये क्रम भी कई बार पूछा जाता है। तो व्यक्त के सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है, डलहौजी, ठीक है। भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया महात्मा गांधी, आरसी दत्त, अशोक मेहता या दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपको ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ये उदारवादी, उदार दल, नरम और गरम दल दो थे, तो ये नरम दल से थे यह। कांग्रेस के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धन के निष्कासन के सिद्धांत का तार्किक वर्णन करते हुए अंग्रेजों की आर्थिक प्रणाली की तुलना ड्रेनेज सिस्टम से किया। किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। नरम दल के यह नेता थे। यह कांग्रेस की 3 बार अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, सिंपल प्रश्न है, कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। आपके ऑप्शन आ गए होंगे, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रतीक कमल एवं रोटी था, तथा यह भी माना जाता है कि पहले 31 मई 1857 को विद्रोह की तिथि तय हुई थी, किंतु यह विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को ही बख्त खां के नेतृत्व में शुरू हो गया, जिसे 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व प्रदान किया, किंतु बाद में यह प्रमाणित हो गया कि विद्रोह की ऐसी कोई ठोस योजना नहीं थी। अगर आप आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो यह विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इसके सारे फैक्ट आप जरूर देख लीजिएगा। चर्चा थोड़ी मैं तेज़ी से कर लेता हूँ। अभी 2023 में ही यह प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो मार्च 1857 में ही बैरकपुर छावनी से 34वीं नेटिव फैक्ट्री के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से विरोध कर दिया था और तैस यानी गुस्से में आकर अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन की हत्या इन्होंने कर दी। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है।
तो कुछ में 31, किसी में 30, माना जाता है कि 30 तारीख को हुआ था। इसके कई कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी थे। अंग्रेज भारत के कानून में हस्तक्षेप करते थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, शिक्षा। तो जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसका विरोध करते थे। आपने देखा कि रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी से काफ़ी धन का मतलब प्रताड़ित किया जाता था, उसका आक्रोश था। गुलाम बनाना चाहते थे, उसका आक्रोश जनता के पास था। ठीक है, कई क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिए तो वहाँ के शासकों का इसका आक्रोश था। तो इस तरीके से कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तात्कालिक कारण क्या था कि इन्हें एक चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के लिए इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया गया था, जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो गाय और सूअर की चर्बी का विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग किए थे, यही त्वरित कारण बन गया था। ठीक है, अब कई क्षेत्र में यह हुआ, दिल्ली, लखनऊ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसको दबाया निकोलसन एवं हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने इसका नेतृत्व किया, कैंपबेल ने इसको दबाया। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे जी ने किया, वहाँ भी कैंपबेल ने इस योजना को विफल किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई स्वयं नेतृत्व कर रही थी, वहाँ ह्यूरोज ने इनकी रथ को रोका। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। फैजाबाद में महत्वपूर्ण है मौलवी अहमदुल्ला, इन पर कुछ राशि भी निश्चित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध में। ठीक है, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। तो सभी जानते हैं, चर्चा हमने कर दी। तो कौन है? ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, चर्चा हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नाना साहब ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर ने और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह ने। तो ये चर्चा ऊपर हो चुकी है। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? चर्बी लगे कारतूस, प्रशासनिक और सैनिक असंतोष, राजनैतिक असंतोष, उपयुक्त सभी। तो चर्चा डीप में हमने ऊपर कर दी, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किस इतिहासकार का है? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन से, ताराचंद से या वी.डी. सावरकर? तो ये किसका है? ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार जी ने यह कथन मत कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन ए सही है। अगर वी.डी. सावरकर जी की बात करें तो इन्होंने कहा था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है कई एग्जाम में, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र, यह मत किसका था? जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर का। ठीक है, तो ये कई बार होता है। और एक वक्तव्य खूब पूछा जाता है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, यह किसका मत था? तो यह था जे.आर. ओम्स का। इससे संबंधित पुस्तकें कई बार पूछी जाती हैं। तो पुस्तक एस.एन. से सरकारी पुस्तक लिखी थी, ये कौन सा लिखा था? 1857, ओनली 1857 जो है वो इन्होंने लिखी। आर.सी. मजूमदार की जो पुस्तक थी वह थी द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और वी.डी. सावरकर जी ने लिखा था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसी युद्ध के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड केनिंग ने महारानी की उद्घोषणा की और यहीं से अब वायसराय का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद हो गए। ये वही चीज़ें हैं कि द स्पॉय म्यूनिटी एंड द रेबेलियो ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने उपरोक्त व्यक्ति दिया। इसी प्रकार प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक, ये चर्चा हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? ठीक है, तो यह कूका आंदोलन चला कहाँ? सबसे पहले यही जान लो, पंजाब में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह और भगवत जवाहर मल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यह है अभी कि कूका आंदोलन पंजाब में भगवत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया, किंतु अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में इसे गुरु राम सिंह ने संगठित किया। तो कई विद्रोह भी पूछे जाते हैं। कूका विद्रोह ये हो गया, जान ही गए। खासी विद्रोह,
तीरथ सिंह के द्वारा कहाँ, मेघालय में कराया गया, यह बहुत है। अहोम विद्रोह 1828 में असम में गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया, ठीक है। कई विद्रोह और भी हैं जो और जनजाति विद्रोह हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह शुरुआत में ही लाया गया। प्रमुख नेता इसके मजनू शाह जी थे, ठीक है। और बात करें महत्वपूर्ण जो है वो भील विद्रोह है, ठीक है। कृषि संबंधी नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया। संथाल विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। 1855-56 में डेट भी कई बार पूछा गया था। मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया विद्रोह था, ठीक है। तो कई विद्रोह हो गए। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, रंपा क्षेत्र में, राजू रंपा उसके महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा। तो इतने विद्रोह आपको पता चल गए, लिख लीजिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, बालिकाओं की शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को। तो किसका, ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को। 1882 ईस्वी में गठित हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर जोर दिया एवं इसी प्रकार 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग ने विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट दी। तो शिक्षा से संबंधित यह चीज़ें हुई जो कि महत्वपूर्ण थी। अगर आप शिक्षा के जगत में और चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले चार्ल्स स्पेच जो आपने देखा डलहौजी के समय में, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हंटर कमीशन है 1882 में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित था। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय में रेले कमीशन आता है, ठीक है, वह विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, सभी चर्चा कर ले रहे हैं यहाँ। सेडलर कमीशन आपने देखा विश्वविद्यालय संबंधित यही था। फिर एक और आती है हार्टोग कमेटी 1929 में, यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने वर्धा योजना 1937 में आई, वह भी शिक्षा से ही संबंधित थी। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में प्रथम बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होने, कई बार यह फैक्ट पूछा गया है। तो किस चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया। तो शिक्षा संबंधित जितने भी फैक्ट थे, थोड़ी लंबी होगी लेकिन हम चर्चा करते चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर या जेम्स प्रिसेप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सब लोग दे चुके होंगे, ऑप्शन ए। कौन है यह, सर विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। भारत में ऐतिहासिक शोध को बढ़ावा देने में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी रहीं, कई हुए जो आप देखेंगे आगे चलकर। कई सुधार आंदोलन हुए थे, जिसमें जैसे अगर आप बात करें तो राजा राम मोहन राय लोग के द्वारा कई चीज़ें, अगर आगे चर्चा होगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। तो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब हुई, ऊपर ही चर्चा हो चुकी है आपकी, ठीक है। जब वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसके बाद ही 1857 में, ऑप्शन ए आपका सही है, अभी ऊपर ही चर्चा हुई थी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, आज, संवाद कौमुदी, उद्दंड मार्तंड या संवाद कौमुदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग जानते ही हैं, वह क्या है आपका ऑप्शन ए, बंगाल गजट। जेम्स ऑक्सटक हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाल गजट की शुरुआत की गई, किंतु इसे सरकार द्वारा शीघ्र बंद कर दिया गया। हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था वह जुगल किशोर शर्मा द्वारा उद्दंड मार्तंड था।
तो यह उद्दंड मार्दन किसका है? पंडित जुगल किशोर का। ठीक है, तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब पत्र के बारे में जान ले तो थोड़ी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि लॉर्ड लिटन के द्वारा समाचार पत्रों को खिलाफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। परिणाम क्या हुआ? इन्होंने यह कहा कि कोई भी पत्र छापने से पहले हमें ज़रूर दिखाया जाए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वरचंद विद्यासागर की सोम प्रकाश प्रभावित हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम। और प्रभाव ये हुआ कि अमृत बाजार पत्रिका, जो कि शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा बांग्ला भाषा में प्रकाशित की जाती थी, इसके प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने रातों रात इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने। बाद में लॉर्ड रिपन ने जो है, अगले ही कार्यकाल में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यह जो है पत्र से हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कई बार उसमें दिखाया भी गया है, तो चीज़ें देखते रहिएगा। तो संवाद कौमुदी दिया गया है, यह किसकी पुस्तक थी? राजा राम मोहन राय जी की थी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी। सत्यार्थ प्रकाश कई बार एग्जाम में पूछा गया, दयानंद सरस्वती। ऐसे ही जो मुझे याद आ रहा है मैं आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ। अभ्युदय लीडर, ये सब मदन मोहन मालवीय जी की थी। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी की थी। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली की थी। वंदे मातरम मैडम कामा का था। भवानी मंदिर महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार पूछा गया है, वारिंद कुमार घोष की थी। बंदी जीवन कई बार पूछा जाता है, साचिंद्र नाथ सान्याल का। द रिवोल्यूशनरी भी साचिंद्र नाथ सान्याल जी की है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की थी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की थी। ठीक है, ऐसे बहुत है, आगे चर्चा होती रहेंगी। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? ऊपर चर्चा हो गई, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी द्वारा यह पत्र निकाला जाता था। देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम इस पत्र का प्रकाशन किया गया। गांधी जी द्वारा प्रकाशित अन्य समाचार पत्रों में हरिजन, यंग इंडिया एवं हिंद स्वराज के साथ नवजीवन भी प्रमुख था। तो ये गांधी जी के पत्र थे। काफ़ी पत्रों की चर्चा हो गई, ये आ भी गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संपादित प्रमुख पत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, हमने अभी चर्चा की होगी। लोकमान्य तिलक की केसरी, जवाहरलाल नेहरू की नेशनल हेराल्ड या महात्मा गांधी की द पायनियर? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, महात्मा गांधी की द पायनियर नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का क्या था? राष्ट्रपाल। तो राष्ट्रपाल दादा भाई नौरोजी की थी, बाल गंगाधर तिलक केसरी की थी, एनी बेसेंट की जो थी न्यू इंडिया थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट किसकी थी? हमने अभी ऊपर चर्चा भी की थी, इसकी थी यह मोतीलाल नेहरू जी की। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी, लिख लीजिएगा। मूक नायक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन थे। तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय जी को। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में तार्किक एवं मानवीय ढंग से समस्याओं को उठाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान व्यक्ति थे। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही फैक्ट पूछा है। इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेटिंग ऊपर चर्चा हो चुकी है। 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया था। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्हें कई नामों से नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, भारत का प्रथम नेता आदि से इनको नवाजा जाता है। इनकी एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने ही लिखी थी। या मूर्ति पूजा, जात प्रथा, आर्थिक चीज़ों से धार्मिक विरोध पर आडंबरों का यह विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण बार ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है,
अब दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज से संबंधित थे। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, इनकी है। इन्होंने यह भी कहा था आर्य समाज के लोगों ने कि भारत भारतीयों के लिए, यह नारा इन्होंने ही दिया था। स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं, ठीक है। इनसे भी कई चीज़ें, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, इनसे संबंधित कई चीज़ें हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन इन्होंने 1857 में लगाया। शिकागो में 1893 में गए थे सम्मेलन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ऊपर चर्चा हो चुकी 1893 में, ऑप्शन ए, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? नरेंद्र नाथ दत्त को खेतड़ी के राजा ने विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी के राजा ने। इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? हमने ऊपर चर्चा कर ली आपसे, किसे कहते हैं हम? ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें तेज़ी से बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। इनका मूल शंकर ही स्वामी दयानंद सरस्वती कहला। इनका मूल शंकर इनका नाम था। 1875 में इनके द्वारा आर्य समाज की भूमिका, सभी वर्ग, ये चीज़ें हमने चर्चा कर ली है। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले या गोपाल हरि देशमुख। तो किसे कहा जाता है लोक हितवादी? ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 एवं 22। शारदा अधिनियम की बात करें तो लॉर्ड इरविन के समय 1930 में यहाँ आया था। और इसमें क्या कहा गया था कि लड़कों के विवाह की उम्र 18 और लड़कियों की 14। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। अब अगर इसे सामाजिक कई विज्ञान से सबसे पहले बात करें तो वेलेजिली के समय में 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित कानून लाया गया था। विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में, लिख लीजिएगा आप लोग। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन के समय। जो लड़कियों की विवाह की उम्र हो वह न्यूनतम 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यह चीज़ें उन्होंने की थी। उसके बाद लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट। तो इस सारे हम महत्वपूर्ण चीज़ें बता दिए। आप इसे स्लो करके कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में सीधा यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र बनर्जी। तो कौन थे? ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसे स्थापित किया गया। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में दिग्गज समझे जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सेवा आंदोलन एवं वंग भंग विरोधी आंदोलन भी चलाया गया था। तो कई ऐसी एसोसिएशन आएंगे, हम आगे देखते चलेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे, ठीक है। तो यह कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, मुंबई। ब्रिटिश रिटायर्ड ICS अधिकारी एवं उदारवादी A.O. ह्यूम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शिक्षित वर्ग में उभर रहे असंतोष को कम करने के लिए उद्देश्य से तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड डफरिन, 1885 में यह कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय वहाँ के वायसराय थे। तो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। इसी संदर्भ में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक प्राथमिक विद्यालय में 72 राजनैतिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता बंगाल के प्रसिद्ध वकील W.C. बनर्जी ने की। तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का है। नाम की बात करें तो किसने दिया था इसे नाम? दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि वह सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका प्रयोग करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में यह पूर्ण रूप से भारतीय उस पर हो गया था, ठीक है। तो
तो कई बार यही पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, किसने किए। तो आगे चलते रहेंगे तो आपको कई चीज़ें आएंगी, तो हम चर्चा करते चलेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन रहा। महत्वपूर्ण एक वीडियो में मैं यही बता दूंगा कि महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कौन कौन रहा। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेजली ने। तो किसने यह कहकर उठाया था इसका मार? लॉर्ड डफरिन ने। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस जो थी वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। 1886 ने के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को डफरिन ने टी कार्डिन पार्टी दी थी। आगे चलकर जब कांग्रेस ब्रिटिश सरकार विरोधी होती गई तब डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना शुरू की तथा इसे सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा। किसको? कांग्रेस को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो कौन नहीं चुना गया? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। गर्मपंथी नेताओं में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए अध्यक्ष बनने का पहला अवसर कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन के समय आया था। इसमें क्या हुआ था कि उदारवादी जो थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे थे और जो गरम दल थे वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। अंत में 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बने थे। 1917 में एनी बेसेंट जो है वह कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता थी नेल्ली सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बरी बोस। ठीक है, यह पूछा गया है एग्जाम में। तो कौन थी? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। हमने चर्चा की कहाँ? 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में, तीनों लिख लीजिएगा। 1935 में नेल्ली सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये जो कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे धीरे धीरे सारे हो जाएंगे जहाँ पूछे जाएंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो महत्वपूर्ण है वहाँ हम चर्चा करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है लाला हंसराज, बदरुद्दीन तैयब जी, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यह वक्तव्य किसका था? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक जी का। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद राजनीतिक स्तर पर इस कथन को गर्मपंथी नेता तिलक ने लोकप्रिय बनाया। कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? जिसमें केवल एक में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वह था आपका बेलगांव। ऑप्शन सी, कर्नाटक के स्थित बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, यही एक अधिवेशन था जहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता 1924 में की थी। 1925 में इसके बाद सरोजिनी नायडू जी ने की थी। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जहाँ पूर्ण स्वराज बाद में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, उसी वजह से 26 जनवरी मनाया जाता है। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। 1937 में फैजपुर में फिर से जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। 1938 और 1939 लगातार 2 बार हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी रहे। और 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था, जिसमें गांधी जी पट्टा सिमरमैया जी को बनाना चाहते थे। उस समय चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर 1940 से 45 तक सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद जी बने थे, और यही 1923 में सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, स्वदेशी बंग आंदोलन का समर्थन किया था। 1907 आपने देखा। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, 1916 का महत्वपूर्ण है, जिसमें अंबिका चरण मजुमदार जी अध्यक्ष बने, और इसी में हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे। ठीक है, और ये जो ऊपर अभी चर्चा हुई थी कि स्वराज मेरा जन्मदिन सिद्ध अधिकार है, यह इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक,
सुभाष चंद्र बोस जी या सरदार भगत सिंह। ठीक है, तो यह किसका था? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। कई ऐसे वक्तव्य थे जो कई बार पूछे जाते हैं। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह वक्तव्य उनका था। तिलक जी ने यह भी कहा था कि यह भीख मांगने वाली संस्थान है। गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। फिरोज शाह ने यह कहा था, फिरोज शाह मेहता जी ने, कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किसे भारतीय शांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक जी ने। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक एवं आर्य समाज दोनों को भारत में अशांति का जनक कहा। रोचक है कि तिलक आर्य समाज में पूर्ण विश्वास रखते थे। बात करें तिलक की, तो तिलक ने कई चीज़ें अच्छी की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे 1893 में गणपति उत्सव मनाया, 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया। ठीक है, क्रांतिकारी टाइप के ये लोग थे। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अगर आप पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन था? ऑप्शन आप दे चुके होंगे, वह था ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी बने। इसी प्रकार कांग्रेस के पहले ईसाई एवं अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। क्रांतिकारियों के एक समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। खुदीराम बोस, वीडी सावरकर ने, ठीक है, प्रफुल्ल देव चाकी ने, भगत सिंह ने। तो ये किसने किया अभिनव भारत का? ऑप्शन बी वीडी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन महाराष्ट्र में वीडी सावरकर द्वारा किया गया। वस्तुतः सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला नामक संगठन भी 1904 में अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं, आगे हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से संगठन आते हैं। कई संगठन हैं। अनुशीलन समिति 1902 में आई, वरिंद्र कुमार घोष एवं जतिननाथ बनर्जी की। ठीक है, आगे देखेंगे ही गदर आती है, सोहन सिंह भागना 1913 में। भारत नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में बनाई गई, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। फिर 1928 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जब ये बनाई गई तो 1925 में काकोरी षड्यंत्र होता है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भाग जाते हैं, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन सबको फांसी होती है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नेतृत्व किया, जिसमें भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा आदि लोग थे। फिर इन्होंने 1929 में लाहौर षड्यंत्र देखा आपने। आगे तो चलिए आगे चर्चा करते रहेंगे। वरिंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाल में स्थापित क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? अभी ऊपर हमने चर्चा कर दी, 1902 में क्या था वह? अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए। तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी किस मामले में केस चला कर दी गई? लाहौर षड्यंत्र कांड में, सैंडर्स की हत्या केस में, संसद में बम फेंकने के केस में, या क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु? तो ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र कांड। अभी हमने चर्चा भी किया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाने वाले तथा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी किसका था? भगत सिंह का। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश सरकार को भयभीत करने के उद्देश्य से बम फेंका था, किंतु भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु एवं सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी गई। और इसी के पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद के अपने कंपनी गार्डन, जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। आगे बढ़ते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में? तो कहाँ? ऑप्शन ए लंदन में। गुजरात के महान समाजसेवी क्रांतिकारी, इस पर चर्चा करने की बात नहीं है, एक चर्चा ऊपर भी हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह बने? ठीक है, महत्वपूर्ण रहा यह। कहाँ? ऑप्शन ए अफगानिस्तान।
अगला है क्या है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था? हिंदुओं मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए? तो ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। यह लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का बहाना लेकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। कर्जन कांग्रेस एवं राष्ट्रवाद का विरोधी था तथा उसका प्रसिद्ध कथन था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है तथा मृत्यु की ओर बढ़ रही है तथा भारत में रहते हुए मेरी इच्छा इसके शांतिपूर्ण दमन में है। यह कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन की यह उपज थी। इसी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, 2 गुटों में यह बांट दिया गया था। एक तरफ जहां अधिक मुस्लिम थे वो हिस्सा पूर्वी दे दिया गया, पश्चिम में जहां हिंदू अधिक थे और कम मुस्लिम थे वहां अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया कि हम आपका रक्षण करेंगे। अर्थात इसका यही उद्देश्य था कि हम लोगों को बांट दिया जाए। ठीक है, स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, लाहौर। तो किसमें? ऑप्शन ए, कलकत्ता में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि आगे चलकर 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस पर चर्चा ऊपर हो चुकी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। तो ऊपर चर्चा हो चुकी है, कौन थे? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई, सूरत, इलाहाबाद या लाहौर? तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है? वही 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस जी ने। बाद में 1916 में लखनऊ में हुआ, मजुमदार जी के नेतृत्व में इनको एक कर लिया गया। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ? चर्चा हो चुकी, लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? मजुमदार जी। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो यह किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम को। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकता के? तो आपका ऑप्शन जो सही है वह है आपका ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से संबोधित किया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने किया? ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चंपारण सत्याग्रह जिसमें हुआ था, 3 कटिया आंदोलन भी इसे कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने 3/20 यानी कि खेती के तीसरे हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जबकि नील की खेती करने से वह भूमि बंजर हो जाती थी। इसी का विरोध किसान कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ ये सब लोग जाकर महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और सफल भी हुए। बापू की संज्ञा दी तथा माउंटबेटन ने, यह याद रखिएगा कि माउंटबेटन ने क्या कहा था? 1 मैन बाउंड्री फोर्स ही है। चंपारण जनपद में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? यही आपके पास ऑप्शन है, मैंने चर्चा भी कर दी। ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण या जे.बी. कृपलानी? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी.टी. रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय या M.N. जोशी? तो ये कौन थे? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी। अब ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात आती है तो जैसे कई चीज़ें होती हैं, किसान आंदोलन होता है, एक तरफ होता है मजदूर संघ। तो 1918 में पहला मद्रास मजदूर संघ, वीपी वाडिया का नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, भारत का पहला मजदूर संघ होता है। फिर 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहीं से है। फिर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके संस्थापक कौन थे? M.N. जोशी जी थे। संस्थापक भी पूछा जाएगा, जो M.N. जोशी जी हैं इसके संस्थापक हैं। पहले अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय जी थे। उपाध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बेफास्टा जी थे। और महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल। तो इतने फैक्ट महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। बाद में 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल।
कई कारखाना अधिनियम भी आए थे 1881, पहला लॉर्ड रिपन के समय में, दूसरा लॉर्ड लैंसडाउन 1891 में, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग 1911, चतुर्थ 1922। कुल 6 कारखाना अधिनियम आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन भारत का असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं 1920, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा। लॉर्ड कैनिंग कहाँ था? जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। लॉर्ड डलहौजी कहाँ थे? आपका 1853 में। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें लोगों ने एक थाने में आग लगा दी, जहां पर अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इसका काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। इसी के जस्ट बाद ही अगर आप देखेंगे तो तुरंत असहयोग आंदोलन जैसे ही इन्होंने वापस लिया तो फिर स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। और इसका जो आलोचना की उसमें सुभाष चंद्र बोस जी, राजगोपालाचारी जी, CR दास जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सब इसका गांधी जी के इस निर्णय से नाखुश रहे। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास जी अध्यक्ष रहे और मोतीलाल नेहरू जी इसमें महामंत्री रहे। इसका परिणाम क्या हुआ कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? तो किसके लिए आता है? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 1919 में रोलेट एक्ट आता है, जिसे बिना दलील या बिना सुने जाने का कानून कहा जाता था। उसी के सुधार के लिए ये कहा गया था कि 1900 लेकिन 10 साल में होना था, या उसके पहले ही आ गया था। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध काफ़ी किया गया। ठीक है। तो 7 सदस्यीय साइमन आयोग 1919 के अधिनियम की समीक्षा तथा भारतीयों को अधिक उत्तरदायी प्रशासन देने के संबंध में विचार हेतु भारत आया, किंतु इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इस पर व्यापक विरोध इसका किया गया था। ठीक है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। ऊपर अगर ध्यान से सुना होगा आपने तो हमने चर्चा की थी किसमें? लाहौर, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नेहरू जी ने। यहीं पर इन्होंने अर्धरात्रि को झंडा फहराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 6 अप्रैल 1930 को? तो कब? ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल तक करते हैं। 6 अप्रैल को यह ख़त्म करने के बाद दांडी मार्च, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी द्वारा प्रारंभ यह आंदोलन नमक आंदोलन एवं दांडी मार्च भी कहलाता है। इस आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी रही। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है। यह अपने 78 अनुयायियों के साथ कहाँ? साबरमती आश्रम से कितने? लगभग 375 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा था। एक पत्रकार बहुत पूछे जाते हैं, तो जब यह दांडी मार्च में यह थे तो एक अमेरिकी पत्रकार जिसका नाम था वेब मिलर, लिख लीजिएगा, वह महात्मा गांधी जी के साथ थे। जैसे ही इन्होंने नमक का कानून तोड़ा तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस नमक कानून का जो सत्याग्रह था, इसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है। अब कई क्षेत्र में भी यह चला था। तमिलनाडु के तंजौर में यह समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है। इसी के समय खुदाई खिदमदार संगठन ने इससे खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।
इस पर कहा गया कि जो भीड़ थी उस पर गोली चलाया जाए, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने ऐसा करने से मना भी कर दिया था। मणिपुर की बात करें, मतलब इसी के 6 अप्रैल को जब नमक का कानून तोड़ते हैं तब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, यही का उसका आगे का क्रम है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो ऐसा कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी या कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी, लेकिन जो यह चाहते थे वो उनके द्वारा नहीं मानी गई, तो वो वहाँ से चले आए। 1930 के और 32 के बीच लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीयों को अधिक उत्तरदायी शासन देने पर विचार करना था। और डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ तीनों सम्मेलनों में शामिल रहे, वहीं गांधी जी केवल दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, M.A. जिन्ना, V.D. सावरकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने कहा था? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भाई सीतारामैया को पराजित किया? ऊपर चर्चा हो चुकी है। हरिपुरा में तो चुने ही गए थे। वह कौन सा? त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने किया? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, और M.A. जिन्ना या चौधरी रहमत अली? तो किसने किया? चौधरी रहमत अली। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या औड़ा आसिफ अली? तो किसने कहा था यह? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे की प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्म दत्त। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। किसकी दृष्टि में क्रिम्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के रूप में किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो ये आप सभी जानते हैं किसका कथन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। तो कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? सभी को यह चीज़ें आनी चाहिए। यह बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसको कहा गया था। अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन वर्धा में। ठीक है, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में प्राण दे देंगे किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो किसका था? ऑप्शन डी, करो या मरो का नारा भी यहीं से आया था, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो 8 अगस्त को यह प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने रखा। ठीक है, जिसे तैयार किसने किया था? गांधी जी ने। और प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और समर्थन दिया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। और 19 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेज़ों ने लगा दिया। और गांधी जी को कहाँ? आगा खां पैलेस में। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी, कृपलानी जी, सीतारामैया जी को अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, आज सब जेलों में इन्हें बंदी बना दिया जाता है। तो फिर यह स्वतःस्फूर्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन हो जाता है, मतलब इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं रह जाता है। राम मनोहर लोहिया जी रेडियो पर नियमित रूप से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। उषा मेहता जी लोग इससे जुड़ी हुई थी। औड़ा आसिफ अली भूमिगत क्रियाकलापों से इस समय जुड़ी थी। और अगर आप देखें तो समानांतर सरकारें भी चलाई जाने लगी थी। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। बंगाल के मिदनापुर ज़िले में तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार बनाई गई। जो सबसे लंबा समानांतर सरकार चली थी वह सतारा में चली थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? यशवंत राव और नाना पाटिल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। और इसमें भी एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इस समय जो
पत्रकार था लुई फिशर, वो महात्मा गांधी के साथ था। अभी आ गया अगला प्रश्न कि किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफअली जी जुड़ी हुई हैं, तो आप देख ही रहे हैं ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी ने गठन में सक्रिय सहयोग किया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूरसेन? तो किसने? ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली या सर पी लॉरेंस? तो कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946, ठीक है। जिसकी जो ये तीन लोग आते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत? तो ऑप्शन डी, ये यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को? तो यह कब स्टार्ट होता है आपका? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को यह स्टार्ट होता है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में या अक्टूबर 1946 में? तो यह हुआ था सितंबर 1946 को। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ब्रिटेन में किस एक पार्टी की सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? तो भारत के प्रति जो उदार था वह था लेबर पार्टी, ऑप्शन बी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 में जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? तो जो भारत आज़ाद हुआ था तो किसने इसका नेतृत्व किया था राष्ट्रीय कांग्रेस का? ऑप्शन है जेबी कृपलानी जी ने। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे आर.एम. गोपाला, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, रामानुजाचार्य? ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या जवाहरलाल नेहरू जी की है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आज़ाद इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक? किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन डी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ऊपर चर्चा हो चुकी है, 1600 ईस्वी, 1620 ईस्वी, 1664 ईस्वी या 1604 ईस्वी? तो कब? ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच? तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ऊपर बहुत चर्चा की है, तो कौन है? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। कंपनी से महारानी को शक्ति अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। ये आप सभी जानते हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में? तो कहाँ घोषित किया? ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचारी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह प्रश्न यह किसने कहा था? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसे भारतीय विस्मार के रूप में जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल जी। भारत के एकीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मेनन जी का और इनका। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप? तो कौन थे? ऑप्शन सी, चार्ल्स विल्किंस। पंडित नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर का प्रारंभ किया था कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन से, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? तो ऑप्शन ए, बांकीपुर अधिवेशन। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? ये सभी आप जानते हैं, महात्मा गांधी, अब्दुल वली खां, लाला लाजपत राय, खान बहादुर खान अब्दुल गफर खां? तो कौन थे? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खां। ब्रिटिश नील बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नील दर्पण किसने लिखा? महत्वपूर्ण पुस्तक, ऊपर भी चर्चा हुई, किसने लिखा था? ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र ने। निम्न ब्रिटिश नेताओं में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिजरेली? किसने? ऑप्शन डी, डिजरेली ने।
गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो कौन थे? ऑप्शन बी लाला हरदयाल। भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय कौन थे? डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी या रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो कौन थे? ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। भारतीय परिषद अधिनियम 1900 का अन्य नाम क्या था? संसद अधिनियम, मार्टेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम, या 1919 वाला था। मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम या न्यायपालिका अधिनियम। तो कौन था? ऑप्शन सी मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम। मुसलमानों को अलग से इनको छूट मिलने लगी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता संघ अधिनियम 1947 द्वारा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे और इतने लंबे समय तक कौन थे? तो ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक या समाजवादी स्वराजवादी पार्टी या स्वराज्य पार्टी, जब भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग आंदोलन विफल रहा था, गांधी जी ने वापस लिया था, तभी यह बनी थी। हमने ऊपर चर्चा की थी। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, मोतीलाल नेहरू जी महामंत्री बने थे 1923 में। ऑप्शन डी स्वराज्य पार्टी। आज़ाद विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र के पवनार में, गुजरात में नादियाड़ में, तमिलनाडु कंडियार में, आंध्र प्रदेश में के गुंटूर में। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र के पवनार से। पहले विनोबा भावे जी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरे ब्रह्मदत्त जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। जी गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बी.जी. तिलक जी, विपिन चंद्र पाल जी। तो कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका यह संपूर्ण आधुनिक भारत इतिहास का यह आज का टेस्ट था। कैसा लगा यह आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना आपने सही किया उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और जितना भी एक्सप्लेनेशन है आप उसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा, आपके लिए काफ़ी हितकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।